अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज इस व्लॉग में बजट के हवाले से वो ख़बरें लेकर आया हूं जो आप जानना चाहते हैं। 10 जून को ये बजट पेश होना है और आज यानी 8 जून और ईद का भी दूसरा दिन है, लेकिन सबके जहनों पर ये इस वक्त सोच है कि इस बजट में होगा क्या। हर तबका अपने अपने फ़ायदे या नुकसान के हवाले से तखमीने लगा रहा है और इसी हवाले से जो आइंदा पूरे माली साल की प्लानिंग है वो होनी है। सबसे जो ज़्यादा डिस्कस होने वाली बजट में जो खबर होती है वो होती है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला और रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं और फ़ौज के जो लोग हैं उनकी पेंशन का मामला। यकीनी तौर पे बजट का जो हुजम हो और बजट के जो मकासद हों उनमें इसका जो हिस्सा है वो बहुत ही कम होता है। उसकी अहमियत 1% से भी ज़्यादा शायद ना हो, लेकिन अवामी सतह पे ये जो बात है ये एक रुख मुतय्यन करती है हुकूमत के जो इक़दामात होते हैं आम आवाम को सहूलत देने के लिए। तो आज आपको बताऊंगा कि तनख्वाहों के मामले पे क्या हो रहा है। इसके साथ साथ जो अवामी दिलचस्पी का एक और अहम मामला है वो है गाड़ियाँ सस्ती होंगी, गाड़ियाँ महंगी होंगी और ख़ास तौर पे इम्पोर्टेड गाड़ियों के हवाले से उस मामले पर भी कुछ पॉलिसी डिसीजंस हैं वो हुकूमत लेने जा रही है इन बजट डॉक्यूमेंट्स में। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम है जिससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसने हकीकत में टेक ऑन करना है और टेक ऑफ करना है, और वो क्या है, वो है टैक्सेस का मामला, रियल स्टेट के हवाले से पैकेजेस। तो इसमें भी बहुत कुछ होने जा रहा है इस बजट में। एक बात तो नाजरीन तय है कि ये बजट पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत नहीं बना रही, ये IMF का बजट है और IMF का जो बजट है ये आने वाले सालों में हमारे पाकिस्तान में रहेगा। अब इस हवाले से दो राय हैं, मौजूद हैं। इसको आप ग़ुलामी कह लें, लेकिन इसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लें। जो पाकिस्तान के हालात हैं यहाँ IMF से पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान की जो हुकूमतों के माजी की हुकूमतों के जो हालात रहे हैं, यहाँ पे IMF जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बगैर हम सुधरने वाले नहीं हैं। हमने ऐसे माजी में बहुत सारे इक़दाम किए हैं कि आज भुगत रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पे ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है कि हम अपना बजट खुद बनाने के काबिल कब होंगे। तो उम्मीद रखनी चाहिए जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो अच्छी खबरें आ रही हैं, उसके बाद चंद सालों में ये एक सरप्राइज़ भी पाकिस्तान के अवाम को मिल सकेगा। अभी की बात करते हैं बजट में सबसे पहले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें IMF नहीं बढ़ाने दे रहा। IMF कहता है कि आपकी इनकम ही नहीं है, आपकी हुकूमत की वफाक के पास वसाइल ही नहीं है, तो आप ये वसाइल तकसीम ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं कि जी 10% पेंशन में इजाफा, और वो 10% इजाफे का मतलब अरबों रुपए का खजाने पे उस पर बर्डन आता है। इसी तरह तनख्वाहों की बात आप करें, आप 10% तनख्वाहें करें या 15% करें तो ये आपका 100 अरब सारा मिला के ये बन जाता है, सूबों का भी और वफाक का भी अगर इम्पैक्ट देखें तो इससे भी ज़्यादा। तो पैसे नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये काम हुकूमत ने करना भी है और ये ज़रूरी भी है कि आम आदमी इस पे अफेक्ट होता है। जब ये सर्कल, जब एक परचेजिंग पावर एक आम आदमी की सरकारी मुलाजम की ले लें, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं तो निजी शोबा भी उसी हिसाब से अपनी तनख्वाहें फिर बाद में बढ़ाता है। जो जेन्युइन शोबा है, जो सेठ वाला शोबा है और जो इस्तेहसाल करता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मुलाजमीन का जो इस्तेहसाल करता है। लेकिन बहरहाल ऐसे इदारे हैं जो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखते हैं और तनख्वाहें प्राइवेट निजी इदारों में बढ़ती हैं। तो इस वक्त जो प्रपोजल्स हैं, इब्तदाई IMF को राज़ी करने के लिए हुकूमत ने कहा है कि हम 5% से 7.5-7% तक तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाते हैं। अब दबाव है हुकूमत की, जो बाकी जमातें हैं और मुलाजमीन का भी एक एहतजाज भी प्लान है, तो 10% पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप बढ़ा दें, इससे कम से कम लोग मुतमिन रहेंगे। तो इस पे सोचा जा रहा है, ये फैसला आखिरी दिन होना है। IMF के साथ बातचीत चल रही है
ان کی ٹیموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو جہاں پہ ہم اور جگہوں پہ کچھ اخراجات کم کر کے کنٹرول کر کے پیسے حکومت بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے ان کو دکھانے میں کہ بھائی ادھر سے بچا کے ہم ادھر خرچ کر رہے ہیں, ہم اضافی کوئی بجٹنگ نہیں کر رہے, تو اپروول مل جائے گی. لیکن اس میں ایک ڈسپیرٹی جو الاؤنس ہے وہ کچھ محکمے ایسے ہیں, ملازمین کی کچھ ایسی قسمیں ہیں جن کو باقی سرکاری ملازمین سے کم تنخواہیں ہیں, ان کی اسپیشل الاؤنسز شامل ہو کے ایک خاص جو کیٹیگری ہے ان کی تنخواہیں بڑھی ہوئی ہیں. تو یہ ڈسپیرٹی الاؤنس کے نام پہ حکومت وہ ایک بہت بڑا چنک ہے, 30% کی پرپوزل ہے. یہ چونکہ ایک ناانصافی کی بات ہے تو اس پہ آئی ایم ایف کو بھی اعتراض نہیں ہے. تو یہ 30% جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے گریڈ 1 سے 16 تک, اس تجویز پہ کام چل رہا ہے اور اس کی منظوری کا امکان موجود ہے. تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے. جو گریڈ 16 سے اوپر کے 17 اور 22 کے ملازمین ہیں وہ اس میں فال کرتے ہیں, ان کا ڈسپیرٹی الاؤنس ان کو بھی 15% تک. جو ویسے ریز آنا ہے وہ 7% آتا ہے یا 10% آتا ہے. 7% تو یقینی ہے, 10% کا امکان ہے اور 15% سرپرائز ہوگا, اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں اس سرپرائز کے لیے کہ سب کو 15% آپ ان کی جو بیسک جو اس کی سیلری ہے اس میں انکریز لگ جائے. اور وہ اس میں جو پرانے ڈھاک ریلیف ہیں وہ سرکاری ملازمین سمجھتے ہیں اس بات کو, وہ بیسک میں شامل کرنے کی بھی بات ہے. تو اس سے یہ امپیکٹ پڑے گا کہ آپ کے الاؤنسز میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا. پھر پینشن کا بھی اس میں ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ وہ اس پہ کیلکولیٹ ہوتی ہے. جو مسلح افواج ہیں اس حوالے سے علیحدہ سے بھی زیر غور ہیں چیزیں. جو مسلح افواج کے افسر اور جوان ہیں وہ کیسے اس پہ وہ کرتے ہیں, تو وہ اس پہ آگے کی بات ہے. ان کا جو پینشن کا نظام ہے اس پہ بھی کچھ آئی ایم ایف پہلے سے کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ لے کے آئیں, اثر نو جو ماضی کا چلا آ رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سا چینج کریں. یہ آئی ایم ایف نے کروا دینا ہے, ابھی نہیں تو آئندہ سالوں میں. یہ جو پینشن والا معاملہ ہے, پینشن کے ایشو پہ بہت دباؤ ہے کہ یہ موجودہ شکل میں رہے یا اس کو کنٹریبیوشن جو ہوتی ہے سیلف کنٹریبیوشن اور پرائیویٹ ادارے اس میں آ جائیں. اب جناب یہ میں نے بتایا کہ 10 جون کو ہی یہ فائنل ہونا ہے. میں نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ چل کیا رہا ہے, اور یہ بالکل پکی خبر ہے, بالکل سنی سنائی بات نہیں ہے. اگلی بات ہو گئی ٹیکسز کا جو ریلیف, کم سے کم جو تنخواہ جو سیلریڈ پرسنز ہیں ان کا ہی, اس میں پرائیویٹ ملازمین بھی آ جاتے ہیں, کم سے کم تنخواہ ایک بینچ مارک تھا 50,000 پر منتھ یا 6 لاکھ, اس سے اوپر والے ٹیکسیبل تھے, اور جن کی 10-12 لاکھ سال کی انکم بن رہی ہے ان کا ٹیکس جا کے 1.5 سے 2 لاکھ ان کو سال کا بھرنا پڑ رہا ہے. 25,000 پر منتھ تک بھی گیا ہے, اس سے اوپر کی جو سیلری کی بات کر رہا ہوں, یہ 1 لاکھ سے اوپر کی ہے پر منتھ. ابھی اس کا جو بینچ مارک ہے وہ 60,000 تک لانے کی توقع ہے, 60,000 سے 1 لاکھ تک ہے. ان کو کم سے کم فکس اس کا ٹیکس ریٹ ہوگا وہ دیا جائے گا, لیکن بتدریج جب تنخواہیں بڑھیں گی تو وہ ٹیکس ہائی اس کا ریٹ ہوگا. اس میں بھی معاملات چل رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ریئل اسٹیٹ کی بات کر لیں, پکی خبر اس میں یہ ہے حکومت کی پوری کوشش ہے, آئی ایم ایف بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بڑھیں. اس کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کیسے ایکٹیویٹ کرنا ہے, وہ مردہ ہو چکا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پاکستان میں, اس کو کیسے زندہ کرنا ہے, اس میں کیسے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. لیکن پھر انویسٹمنٹ اس طرح بھی نہیں لے کے آنی کہ لوگ اس میں آ کے پارک کر دیں اور پھر سرکل میں پیسے نہ ہو, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی چل رہا ہو, باقی ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہو. ایسا یہ نہیں ہوگا. اوورسیز کے لیے پرکشش پیکیج اس میں آ رہا ہے, ان کو ٹیکسز کی چھوٹ دی جائے گی. اچھا, ون ٹائم کی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے, اور 5 کروڑ روپے تک کی جو پراپرٹی ہے اس کو بھی جو ان کے ٹیکسز ہیں اس سے استثنا دینے پہ ایک دفعہ کے لیے وہ زیر غور ہے, اور کافی حد تک اس پہ ایک ایگریمنٹ آ چکا ہے. لیکن جو اس سے اوپر کے ہیں, جو بلڈرز ہیں, جو بڑے پروجیکٹس ہیں, اس کی کہانی کچھ اور ہے. ہاں, اس میں قرضوں کے حوالے سے نئی جو اسکیمیں ہیں وہ بھی متعارف ہو جائیں گی, لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر اس بجٹ میں ایک بڑی خبر بن کے سامنے آ رہا ہے. اس لیے انتظار کریں کہ فائنل جو اس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں. کل کا اجلاس بڑا اہم ہے, اس میں یہ چیزیں فائنل ہوں گی, پھر بجٹ پیش ہو جانا ہے اور اس کے بعد تو سب کے سامنے چیزیں آ جانی ہیں. اور آخری بات, گاڑی آپ نے خریدنی ہو تو ابھی تو فوری طور پہ تو آپ نہیں خریدیں گے. بجٹ میں گاڑیوں کے حوالے سے جو مقامی جو گاڑیاں پاکستان میں بنتی ہیں
उसमें जो छोटी 800 सीसी वाली गाड़ियां हैं उन पे जो टैक्स है, सेल्स टैक्स, वो 10 से 12.5% है, उसको बढ़ा के 15 से 18% किया जाना है। कोशिश हो रही है कि इसको इस दफ़ा वेव कर दिया जाए, फिर बाद में किसी तरीके से, क्योंकि इस बजट में ये चीज़ आ गई तो एक बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल आना है कि आप जनाब किसी भी जगह पे रिलीफ नहीं दे रहे, हर तरफ महंगाई है और उस महंगाई का कैसे सामना करना है। मैं ये पहले ये बता दूं कि ये बजट स्पेशल जो व्लॉग है, ये बजट स्पेशल 1 है। इसी तरह बजट स्पेशल 2 में 2 और टॉपिक्स हैं, उसमें बिजली, जो वाटर जनरेशन है, सोलराइजेशन है और तरक्याती जो मामला चल हैं अगले 1 साल में होने, उस पर मैं बात करूंगा। तो गाड़ियों के हवाले से जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं, एक हवा चली कि ये 5 साल की छूट होगी कि 5 साल तक की गाड़ियां आप इंपोर्ट करने दे रहे हैं। इस वक्त ये तकरीबन बंद हैं ये अमल, 3 साल की उनकी है और टैक्सेस का सिस्टम भी उस पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरी खबर ये है और पक्की खबर ये है कि इस पे इसलिए शायद अमल ना हो कि अगर आप ये छूट दे देते हैं तो पाकिस्तान से डॉलर्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, फिर जो बाहर की इंपोर्टेड गाड़ियां लोग खरीदेंगे और पाकिस्तान पे एक प्रेशर आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ही, हम उनको मोहतात तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए नाजरीन, अभी जो गाड़ियां आपके पास हैं उन्हीं पे इक्तफा करें, जिनके पास नहीं है उनको बैंकिंग सेक्टर से ज़रूर रिलीफ होगा, क्योंकि वो एक अलहदा से आपको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है वो आने वाले माली साल में वो सिंगल डिजिट में आ जाना है। इस वक्त 11%, 11.5% है, ये 9%, 9.5% पे आके ये रुकना है और इसके बाद जाहिर सी बात है आप किस्तों पे गाड़ियां ले सकेंगे। तो हाँ, जिनके पास बेतहाशा पैसा है वो ले सकते हैं, उनको तो इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है कि गाड़ी कितने की आती है, उनके पास तो वसाइल है। तो हम तो बात कर रहे हैं आम आदमी की और मिडिल क्लास की। तो जनाब, इस बजट पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। मुश्किल हालात हैं और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद खुशाइंद ये है कि इस दफ़ा इस बजट में पाकिस्तान के दिवालिया होने की कहीं पे कोई गूंज नहीं है, कोई बाज़गश्त नहीं है। ये जो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव जो इस बजट के हवाले से है कि हमारा जो एक मामला है मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने का, वो हकीकत में मुस्तहकम हो रही है मईशत, और ये उसका बहुत बड़ा साइन है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें माजी का किस्सा बन चुकी हैं। अब तो जैसे वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर की मैं खुद उसमें बैठा था तकरीब में, कन्वेंशन सेंटर में, तो उन्होंने कहा था कि ये तो अब सवाल ही नहीं रहा कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है ये या नहीं, ये तय है हमारी तरक्की और खुशहाली के ट्रैक पे हैं। अब सवाल ये है कि ये हमने कितनी जल्दी अचीव करना है। तो हुकूमत के जो इक़दामात हैं, और आपने देखा कि बजट से पहले फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इनके जो हंगामी दौरे आपने देखे मुख्तलिफ ममालिक के, सऊदी अरब में तो ईद भी की और वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो आपने देखा। तो ये सिर्फ भारत से फतह का जश्न नहीं है जनाब, ये असल जो चैलेंज है इकॉनमी का और इस बजट के हवाले से, ये उसके फैसले हैं, उनके लिए गए हैं और कुछ ना कुछ अच्छी खबरें होंगी तो इनका ऐलान वज़ीर आज़म की बजट तकरीर जो वज़ीर ख़ज़ाना करेंगे उसमें होगा, और इंतज़ार करते हैं। और आप भी इंतज़ार करें बजट स्पेशल 2 का, जो उसमें दूसरे टॉपिक्स भी मैं डिस्कस करूंगा। ये बहुत अहम अगला पूरा हफ्ता है और मेरा ख्याल है कि बजट पे सबका ही फोकस रहेगा, और आप तो बाकी सब चीज़ें छोड़ के आपको भी इंतज़ार बजट का होगा। मेरा यूट्यूब चैनल वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने किया है उनका बहुत शुक्रिया, और उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उनको मायूसी नहीं होगी, पक्की खबर होगी, सच्ची खबर होगी, और फेक न्यूज़ से हम बचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।